जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आपने तार पर चलकर कर्तव्य दिखाने वाले लोगों को देखा होगा। पतली सी तार पर वे कितनी कुशलता से चल लेते हैं। सामान्य आदमी के लिए ये आश्चर्य का विषय होता है, लेकिन कर्तव्य दिखाने वालों के लिए ये बड़ा सहज होता है। वे तार पर सफलतापूर्वक चलते हैं। किसके बदौलत? वो अपना बैलेंस बना के रखते हैं। अगर उनका बैलेंस खो जाए तो वो पल में नीचे गिर जाए। संत कहते हैं जीवन की सफलता के लिए सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। आज बी की बात है, मैं आपकी बैलेंस की बात करूंगा। आप लोग बैलेंस की बात करते हैं, पर या तो अपने बैंक बैलेंस की बात करते हैं या बैलेंस शीट की बात करते हैं। भैया, बैंक बैलेंस के प्रति आप 24 घंटे जागरूक हैं। अपने कारोबारी बैलेंस शीट के प्रति भी आपका पूर्ण ध्यान है, रखना भी चाहिए। लेकिन अपने जीवन के विषय में कभी विचार किया? अपनी लाइफ को देखो, मेरी लाइफ बैलेंस्ड है या नहीं? सबसे पहली बात, बैलेंस्ड लाइफ हो। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जीवन का मजा कौन ले पाते हैं? जिनकी लाइफ बैलेंस्ड होती है। कई बार चर्चा में लोग एक दूसरे के विषय में परिचय करते कराते समय कहते हैं इनकी बड़ी बैलेंस्ड लाइफ है। मतलब व्यवस्थित, संतुलित, सधी हुई जिंदगी। और कुछ लोगों के विषय में कहा जाता है ये बड़े इम्बैलेंस्ड है, अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त। आज हमें देखना है मेरा जीवन कैसा है। मेरी लाइफ बैलेंस लाइफ की श्रेणी में आने लायक है या नहीं? कैसे जाने, कैसे पहचाने मेरी लाइफ बैलेंस लाइफ है या नहीं? अभी कुछ साल पहले बारिश अधिक हुई। एक क्लिप लोगों ने दिखाया, 5 मंजिला इमारत कुछ सेकेंड में ताश के पत्ते की तरह ढह गई, भर भरा करके गिर गई। 5 मंजिली विशाल इमारत कुछ सेकेंड भी नहीं लगे और भूसात हो गई। जब वह क्लिप मुझे दिखाया जा रहा था, एक बच्चा मेरे पास था। उसने पूछा ये मकान इतनी जल्दी क्यों गिर गया?
तो दिखाने वाले एक इंजीनियर थे, उनने कहा मिट्टी कट जाने से, पानी के प्रवाह से मिट्टी के कट जाने से मकान का बैलेंस बिगड़ गया। मकान का बैलेंस बिगड़ा, मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। जीवन का बैलेंस बिगड़ेगा तो जीवन भी ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। मकान तो फिर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जीवन दोबारा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए संत कहते हैं सबसे पहले अपने जीवन पर ध्यान दो, तुम्हारी लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो बैलेंस लाइफ में सब कुछ संतुलित हो, व्यवस्थित हो, अस्त व्यस्त ना हो। एक बैलेंस्ड लाइफ की क्या पहचान? सबसे पहली बात, तुम्हारा माइंड बैलेंस्ड हो, मेंटल बैलेंस। नंबर 2, बैलेंसिंग नेचर हो। नंबर 3, बैलेंस्ड डाइट हो। और नंबर 4, बैलेंस्ड बिजनेस हो। ये चारों बातें तुम्हारे जीवन में आ गई तो मान करके चलना कि तुम्हारी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ के अंतर्गत आ सकती है। सबसे पहले है मेंटल बैलेंस। अपने मेंटल लेवल को टटोल कर देखिए। ओम, अपने मेंटल लेवल को टटोल कर देखिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो विषमतम परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों में भी अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। आप किन्हें अच्छा मानोगे? जो मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं उन्हें, या पल पल में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं उन्हें? किसे अच्छा मानोगे? स्वाभाविक है पहले को मानोगे। थोड़ा अपने अंदर झांक कर और देख लो, मेरा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान कहाँ है? मैं अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखता हूं या खो देता हूं? बहुत सारे लोग हैं। एक बार एक युवक ने बताया, यूपीएससी, वो आज आईएएस है, उसने बताया महाराज जी, हम लोगों का जब इंटरव्यू होता है तो कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों में हमारे मानसिक संतुलन को भी परखा जाता है, मेंटल बैलेंस को भी परखा जाता है। उसने कहा महाराज, मेरे एक मित्र से सवाल किया गया कि रात 12 बजे आप अपने घर जाओ और आप देखो कि आपकी छोटी बहन आपके मित्र के गोद में बैठी है, तो आप क्या करोगे? निर्वस्त्र बैठी है तो आप क्या करोगे? रात 12 बजे आप घर पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी छोटी बहन आपके दोस्त के गोद में निर्वस्त्र बैठी है, तो आप क्या करोगे? उसने कहा,
मैं उसे शाबाशी दूंगा, क्योंकि मेरी छोटी बहन 1.5 साल की है, मेरी बहन को खिला रहा है, इन दिनों मेरी माँ बीमार है, इससे अच्छा और क्या होगा। क्या दृष्टिकोण है। सामान्यतया यदि ऐसा सवाल किसी से पूछा जाए, क्या जवाब? आग बबूला होंगे, जाकर ठोक देंगे, उस पर केस कर देंगे, न जाने कितने तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं करेंगे। ये भी एक उदाहरण है। आप लोगों के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हो, खासकर अपने दुकान पे, खासकर अपनी दुकान पे। क्या दुकान में ग्राहक आता है, कितनी तरह की बातें कर बैठता है, लेकिन ग्राहक के उस व्यवहार के आगे क्या आप वैसा ही रिएक्शन करते हैं, या अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए हंसते मुस्कुराते हुए व्यवहार करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, अंदर प्रकट ही नहीं, पता ही नहीं लगने देंगे। मेंटल बैलेंस बना के रखे हैं। मुझसे एक बार एक ने कहा, महाराज जी किसी को नम्रता सिखानी है तो उसे साड़ी की दुकान खुलवा दो। नम्रता सिखानी है तो साड़ी की दुकान खुलवा दो। मैंने कहा भैया नम्रता और साड़ी की दुकान का क्या संबंध? बोले महाराज साड़ी की दुकान में महिलाएं आती है, खूब दिमाग चाटती है, पर फिर भी विनय से बहन जी भाभी जी कहना पड़ता है, माता जी कहना पड़ता है। उनकी बातों को सुन करके भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, यही तो एक कला है। यानी आप वहां अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हो। मतलब क्या निकला? क्यों वहां आपका मेंटल बैलेंस बना हुआ है? क्योंकि आपको अपने हित का बोध है। यहां मुझे अपने हित का ध्यान रखना है, मेंटल बैलेंस बना रहेगा, रंच मात्र मानसिक संतुलन नहीं खोएगा। इसी प्रकार जहां दायित्व या कर्तव्य का बोध होता है, वहां भी मानसिक संतुलन बना रहता है। कई बार ऐसी स्थितियां होती है, कुछ अशुभ अघट घट जाता है, लेकिन उस समय आपका कर्तव्य या दायित्व कहता है कि भैया अभी इससे प्रभावित होना ठीक नहीं है। आप उस समय भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हो। होता है भैया अभी चुप रहो, अभी कुछ भी प्रकार की प्रतिक्रिया करना ठीक बात नहीं है, अभी अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह का सवाल है। जिम्मेदारी का निर्वहन करो, आगे बढ़ो। देखो दायित्व बोध में जुड़े लोग कैसे अपना मेंटल बैलेंस बना के रखते हैं। एक व्यक्ति के बेटे का हार्ट का ऑपरेशन होना था, पोजीशन क्रिटिकल थी, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दे रखा था, ऑपरेशन होना था। डॉक्टर को आने में 20 मिनट का विलंब हुआ। उस 20 मिनट के विलंब पर
जो पेशेंट के परिजन थे आग बबूला हो गए। डॉक्टर विलंब से आया, डॉक्टर को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन डॉक्टर ने किसी की बात की कोई प्रतिक्रिया दिए बिना केवल एक शब्द कहा, सॉरी, और अपने काम में लग गया। 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन पूरा किया और वापस कहा कि आपका ऑपरेशन सक्सेस हो गया, तुरंत निकल गया। जब ऑपरेशन पूरा हुआ, सबने धन्यवाद दिया, वो निकल गया। तब अस्पताल के अन्य सहयोगियों ने पेशेंट के परिजनों से कहा, आपको पता नहीं आज डॉक्टर साहब के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उनका जवान बेटा कार एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट मारा गया। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही, पर चूंकि ये ऑपरेशन पहले से फिक्स था और अनिवार्य था, तो उनने उनकी अंतिम क्रिया को बीच में ही छोड़कर यहाँ आकर अपना काम किया। सामने वाले लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, हम तो इनको बहुत भला बुरा कह रहे थे, लेकिन ये आए और इनके चेहरे को देखकर लगा भी नहीं कि इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई। उन्हें अपनी कृत्य पर बड़ा पश्चाताप कि हम तो उनको बहुत भला बुरा कह दिए, पर ये तो देवता आदमी है, इनको लगा क्यों नहीं। बाद में जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे सामने मेरा पहला काम मेरा कर्तव्य है जिसे मैंने पूरा किया। कर्तव्य बोध जहां होता है वहां मानसिक संतुलन आपो आप आ जाता है। हित का विवेक, दायित्व या कर्तव्य का बोध संतुलन को बनाने में बड़ा सहायक है। तीसरी बात, मन में धीरज हो तो आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा। कब मन बिगड़ता है, हमने कुछ चाहा, उसका परिणाम नहीं आया, उथल पुथल, अरे हमने उसको कहा था, वो तो कुछ सुना ही नहीं, न जाने कितने प्रकार का रिएक्शन आप कर देते हैं। अधीरता से असंतुलन बढ़ता है, धैर्य से हमारा संतुलन बढ़ता है। तो मन में धीरज हो। और चौथी बात, अगर आपकी सोच सकारात्मक बनी रहे तो आपका मेंटल बैलेंस कभी खंडित नहीं होगा। अपने लाइफ को बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए मेंटल संतुलन, बैलेंस को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अभी थोड़ी देर बाद मेंटल बैलेंस कैसे लाया जाए इसकी आप सबसे चर्चा करूंगा। दूसरी बात, बैलेंसिंग नेचर। बैलेंसिंग नेचर यानी आपका स्वभाव सामंजस्य बिठाने का होना चाहिए। सुरुचिपूर्ण सामंजस्य बिठाएं। कई प्रकार के लोग होते हैं, कईयों का नेचर बड़ा बैलेंसिंग होता है, कहीं भी थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ तो वो कैसे भी तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बने बनाए तालमेल को बिगाड़ देते हैं। अपने नेचर को देखिए कि आखिर मेरा नेचर कैसा है, मेरा नेचर बैलेंसिंग है या नहीं। अगर बैलेंसिंग नेचर है, जो बैलेंसिंग नेचर वाले व्यक्ति होते हैं वो बड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। कोई भी कार्य हो उनको सामंजस्य बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती। हाँ ठीक है, थोड़ा ऊंचा नीचा होता है तो हो जाता है, काम करना पड़ता है। कई बार आप देखते हैं
कहीं टेका लगाना होता है, खंबा लगाते हैं ना, तो टेका लगाने में अगर खंबा छोटा पड़ जाए तो एक छोटी सी चिप लगा देते हैं। वो चिप क्या करती है? छोटी सी चिप लगा के टेका में हमने लगा दिया, वो खंबा उसमें छोटा सा चिप लगाया, टेका लगा दिया। वो छोटा से टेके ने क्या किया? खंबा को टिका दिया, उसका बैलेंस बना दिया। जिस व्यक्ति का बैलेंसिंग नेचर होता है वो हर खंबे को टिकाने में समर्थ होता है। वो परिवार हमेशा खुशहाल रहता है जिसके परिवार के सदस्यों और सदस्यों में भी सबसे प्रमुख मुखिया बैलेंसिंग नेचर वाला होता है, सबके मध्य संतुलन बनाने वाला होता है। हमारे यहां आचार्य के लिए एक विशेषण दिया है, गणस्य संतुष्टिकरान। आचार्य कैसे होते हैं? गणस्य संतुष्टिकरान, जो सारे संघ को संतुष्ट कर दे। संघ का एक एक शिष्य ये सोचे गुरुदेव मेरे हैं, गुरुदेव मेरे हैं, गुरुदेव मेरे हैं, इतना संतोष, उसके मन में कोई शिकायत ना हो। ऐसे ही परिवार का मुखिया यदि बैलेंसिंग नेचर वाला होगा तो परिवार के हर सदस्य के जबान पर एक ही बात होगी, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, और ये मेरे हैं तो मैं इनका होऊंगा। कहीं कुछ गड़बड़ हो, खटर पटर हो तो उनके ही चरणों में चले जाओ, और कुछ गड़बड़ हो रहा है ठीक कर लो। नेचर ऐसा बनाइए कि जो एकदम सब जगह सामंजस्य बना दे, संतुलन खड़ा कर दे, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ी जरूरत है। आजकल थोड़ी सी बात होती है, इम्बैलेंस, उससे परिणाम क्या निकलता है? परिवार टूटता है, बिखरता है। देखिए बैलेंसिंग नेचर वाले का जीवन कैसा होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने टूटते बिखरते परिवार को भी कैसे ठीक कर लेता है। 3 भाइयों का परिवार था, बड़े प्रेम से सब रहा करते थे। परिवार के विस्तार में बड़े भाई का सबसे बड़ा रोल था, सबसे बड़ी भूमिका थी, और बड़ा भाई बड़ा उदार भी था। वो सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करता, कोई भी काम हो करता, भले वो मुख्य रूप से था लेकिन बात तीनों भाइयों की करता। कहीं से कुछ ऊपर नीचे की कोई भी बात आए, भैया मैं नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं 3 हूं, मुझे तीनों को साथ लेकर के चलना है। हमारे परिवार में तभी खुशहाली होगी। यद्यपि भाई लोग बड़े भाई को बड़ा स्नेह देते थे और उनकी किसी बात को कभी कोई काटने की बात नहीं करे, लेकिन नहीं, हम 3 हैं तो 3 ही चाहिए। एक बार बड़े भाई की तरफ से कोई दान की घोषणा की गई। आयोजकों ने केवल बड़े भाई का नाम लिया। बड़े भाई ने तुरंत कहा, भैया इसे फिर से रेक्टिफाई करो, सुधारो, ये दान मेरा नहीं, हम 3 का है, क्योंकि हम तीनों संयुक्त हैं और हमारी सारी संपत्ति पर तीनों भाइयों का बराबरी का हक है। हम जो दान दे रहे हैं इनमें हमारे शेष भाइयों की भी बराबर की अनुमोदना है।
नाम केवल मेरा नहीं, तीनों का होना चाहिए। यह है बैलेंसिंग नेचर। मैंने उनसे पूछा और कहा कि आप तो बहुत आगे की सोच करके चलते हैं। बोले महाराज जी, मेरे पिताजी ने हमें से एक ही बात कही थी, बेटा सब में बैलेंस बना करके चलना। महाराज मैं भाइयों में ही नहीं, मेरा नेचर ही हो गया है, मैं सब जगह बैलेंस बना करके चलता हूँ। मैं पीछे खुद हो जाऊँ चलेगा, लेकिन अपने भाइयों को कभी पीछे छोड़ना नहीं चाहता। और महाराज जी आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो अपने भाइयों के बदौलत ही कर रहा हूँ। मैं तो आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त देता हूँ, सारा कारोबार तो भाई ही संभालते हैं। ये बैलेंसिंग नेचर क्या है? ऐसा नेचर जीवन में घटना चाहिए। ऐसा वही कर पाएगा जो भीतर से उदार होगा, जिसकी सोच सकारात्मक होगी। जो अंदर अनुदार हो, संकीर्ण हो, स्वार्थी हो, अहंकारी हो, वो व्यक्ति जीवन में इस तरह के परिणाम कभी नहीं ला सकता। सबके मध्य बैलेंस होना चाहिए। बैलेंसिंग नेचर वाला कभी भी काम बिगड़ने नहीं देगा, बिगड़ती बात को सुधारने में समर्थ होगा। पिता पुत्र दोनों एक थाली में खाना खाते थे। किसी बात से बेटा नाराज हो गया, उसने कहा पापा कल से हम आपके साथ नहीं खाएंगे, कल से हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे। बेटे ने कहा पापा कल से हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खा लूंगा। यह है बैलेंसिंग नेचर। मैं किसी से रूठूंगा नहीं, पर कोई रूठ जाए तो मना लूंगा। ये कला अपने अंदर होनी चाहिए। किसी को रूठने न दूं, वो कला अपने मन में जगाओ। बैलेंसिंग नेचर डेवलप करो अपने अंदर, सब जगह बैलेंस हो। फिर बैलेंस डाइट, आज के समय में तो इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। संतुलित भोजन, है ना? संतुलित भोजन। आजकल प्राय लोग इस पर कम ध्यान देते हैं। लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि खाने का ही समय नहीं, भागते धूपते खाते हैं। कौन मेहनत करे, चलो जो मिल गया कर लो। अब तो वो भी नहीं है, रेडी टू ईट है, या ज्यादा है तो फोन करके मंगा लिया, काम हो गया। भोजन में स्वाद के साथ साथ पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए। आपको स्वादिष्ट भोजन करना है, कीजिए, लेकिन वो शुद्ध हो, अहिंसक हो और पोषक तत्वों से भरपूर हो। जिसकी जरूरत है उसको ध्यान में रखिए। जितना जरूरत है उतना ही खाएं, और जो जरूरत है वही खाएं, जो जरूरी है वो खाएं। अभक्ष्य वस्तुओं को न खाएं, निषिद्ध पदार्थों का सेवन न करें, संतुलित भोजन लें। मैं सूत्रों में बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे और बातें भी करनी है, लेकिन भोजन में लंपटता अच्छी बात नहीं है। किसी भी चीज में लंपटता अच्छी नहीं है। संतुलित दिनचर्या हो और संतुलित भोजन हो तो जीवन व्यवस्थित होता है। अब है फाइनेंशियल बैलेंस की।
उस पर आप लोग पूरा ध्यान देते हो कि नहीं देते हो? हाँ, महाराज हर साल बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। आज थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बैलेंस शीट की करूँगा, है ना। क्या करते हैं बैलेंस शीट में, क्या किया जाता है? बैलेंस शीट में क्या देखा जाता है? एसेट, लायबिलिटी, शेयर इक्विटी, है ना। एसेट के बराबर लायबिलिटी और शेयर इक्विटी होनी चाहिए तो बैलेंस शीट ओके होती है, और वो गड़बड़ है तो मामला गड़बड़ माना जाता है। ऐसा ही करते हैं ना। हाँ भैया, तुम अपनी बैलेंस शीट हर साल बनाते हो, तुम्हारी बैलेंस शीट ऑडिट भी होती है, तुम जानो कैसा है। पर मैं तो तुम्हें आज तुम्हारे भीतर के बैलेंस शीट से परिचय कराना चाहता हूं। अंदर के बैलेंस शीट को देखो। अंदर का बैलेंस शीट कभी चेक किया? व्यापारी को अपनी लेनदारी, देनदारी, अपनी परिसंपत्ति, अपनी जमा पूंजी, सबका ख्याल रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, है ना। 24 घंटे ध्यान रखते, थोड़ा भी ऊंचा नीचा होता है, रात की नींद गोल हो जाती है, होती है भैया। थोड़ा अपने अंदर का भी तो देखो। तुम्हारे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, अंदर कितनी इक्विटी है, इसको देखो। क्या लेनदारी है, क्या देनदारी है, कितना खर्च है, कितनी जमा पूंजी है, इसका विचार किया? जैसे जैसे आपकी का समय बीतता है, आप अपने बिजनेस के ग्रोथ को देखते हैं, और आपकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट हर साल की ग्रोथ को दर्शाती है। हाँ? एक आदमी मान लो 20 साल 25 साल की उम्र से व्यापार करना शुरू करता है, और 75 साल तक वो 50 साल व्यापार करता है, तो 50 सालों में वो अपना सारा जमा खर्च कर लेता है, हिसाब किताब लगा लेता है कि इन 50 वर्षों में मैंने क्या कमाया, क्या गंवाया। उसका लेखा जोखा रहता है कि नहीं रहता? रहता है। सारा रिकॉर्ड, हर वर्ष हमने कितना ग्रोथ किया, इसका ध्यान। मैं आपसे कहता हूं, किसी व्यक्ति ने मान लो 25 साल की उम्र में 10 लाख से अपना कारोबार शुरू किया, और 75 साल की उम्र में 1 करोड़ करके मर गया। अपने फाइनेंशियल ग्राफ को तो उसने बढ़ा लिया, 10 लाख को 1 करोड़ में बदल दिया, लेकिन 25 वर्ष से 75 वर्षों के 50 वर्षों में उसने अपने लिए क्या किया? कभी विचार किया? कुछ कमाया या गंवाया? देखो, जो संचित कर्म है वह हमारी परिसंपत्ति है, वो हमारा एसेट्स है। समझ गए? जो संचित कर्म हम लेकर आए, बहुत बड़ा एसेट्स हमारे पास है, और जमा पूंजी भी है जो हम लेकर आए जन्म से। ये पिछले जन्मों की कमाई है। समझ गए? वो पिछले जन्मों की कमाई हम लेकर के आए हैं। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? जमा पूंजी और पहले का बैलेंस, है ना, ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस लेकर के तुम आए। अब यहां जितना पाप कर रहे हो वो खर्चा है और कर्जा है।
पाप करना यानी खर्च करना और कर्ज चढ़ाना। पुण्य कर रहे हो तो समझ लो कुछ कर्ज चुका रहे हो, अभी कमाई नहीं है। और पाप को काट रहे हो, निर्जरा कर रहे हो, तो समझो हम कुछ कमा रहे हैं। चारों चीजें समझ में आ रही? संचित कर्म तुम लेकर आए, बेशक तुम्हारा प्रबल पुण्य था, इस वजह से आज इस जन्म में सारी अनुकूलताएं तुम्हारे साथ है। इस पुण्य रूप संचित कर्म को, इस संपत्ति को तुम भोग रहे हो। भोगने में कर क्या रहे हो? अपने उस संपत्ति को खर्च रहे हो और क्या कर रहे हो? पाप करके पाप चढ़ा रहे हो। बात समझ में आ रही है? थोड़ा गहराई से समझना। संपत्ति को जो आप भोग रहे हो उसमें कर क्या रहे हो? जो संचित था वो खर्च तो हो रहा है, उपार्जन तो नहीं हो रहा है, पर पाप और हो रहा है, तो कर्ज चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? पूंजी का भोग और कर्ज की वृद्धि, यही पाप का परिणाम है। जितनी पापात्मक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में तुम्हारे मान करके चलना, जो तुम्हारे जन्मांतरों की संचित निधि है वो खर्च हो रही है। ये तुम्हारी लायबिलिटी को बढ़ाने वाली है। देनदारी होगी। ऐसे भी अपन जानते हैं, किसी व्यापारी के पास मान लीजिए लाख रुपए की पूंजी हो और लाख रुपए की पूंजी लेकर आया, कमाई तो 54 है और 1000 का खर्चा करे तो उसका क्या होगा? क्या होगा? एक दिन दिवाला पिटेगा ना। अपने जीवन के विषय में सोचो। जीवन की सफलता किसमें है? जितनी संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। जितना संचित पुण्य लेकर आए हो उससे कहीं ज्यादा अर्जित पुण्य तुम्हारे साथ जाना चाहिए। पर ये कब होगा? जब पाप कम करोगे। पाप करोगे तो कर्जा बढ़ेगा, लायबिलिटीज बढ़ेगी, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, बैलेंस शीट माइनस में जाएगी। हाँ, कुछ पुण्य करोगे तो कुछ कुछ कर्जा चुकेगा, लेकिन हमें अपने को पुण्य करने तक सीमित नहीं रहना। अपने संचित पाप को काटना है, और पाप को काटना तभी संभव होगा जब हम पाप को त्यागेंगे। पाप त्यागोगे, पाप कटेगा। पापात्मक प्रवृत्तियों से जब तक विमुख नहीं होगे तब तक तुम अपने संचित पाप को काटने में समर्थ नहीं हो सकते, और तब तक अपने जीवन का वास्तविक उत्थान नहीं कर सकते। तो अपनी इस बैलेंस शीट को देखिए। बाहर तो खूब टैली करते हो, भीतर टैली करके देखो, मिलाओ। आखिर मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है? ध्यान रखना, जो सारे अनुकूल संसाधनों को पाकर केवल मौज मस्ती और विषय भोग में ही लगे हैं, वे अपनी भावी दरिद्रता का इंतजाम कर रहे हैं।
भविष्य में उन्हें दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह संचित को भोग रहे, अर्जित कुछ कर ही नहीं रहे। अर्जित भी तो करो। एक मजदूर था, बड़ा खुश रहता था। उसकी खुशी से प्रभावित होकर राजा ने एक बार उससे बुला करके पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो, क्या कमाते हो? बोला, हजूर मैं 1 रुपया रोज कमाता हूं। 1 रुपया रोज कमाकर इतना कैसे खुश रहते हो? बोले, हजूर मैं 1 रुपया कमाता हूं, उसमें से 54 तो कर्ज चुकाने में लगाता हूं, 54 को कर्ज चुकाने में लगाता हूं, 54 का कर्ज देता हूं, 54 का उपभोग करता हूं, और 25 पैसा मैं अपने भावी जीवन के लिए निवेश करता हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया तुम अपने बैलेंस को तो बहुत अच्छा बना रहे हो। 54 से कर्ज चुकाता हूं, 54 कर्ज देता हूं, 54 बचाता हूं, 54 खाते हो, मतलब क्या है? बोला, महाराज मैं अपनी कमाई का 25 पैसा अपने माता पिता के लिए अर्पित करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो उनका है। मैं मानता हूं मुझे जन्म दिया तो उनने दिया, जीवन दिया तो उनने दिया, और संस्कार दिया तो उनने दिया। जो कुछ भी मैं हूँ उनकी वजह से है। तो मैं 25 पैसे को कर्ज चुकाने में लगाता हूँ, यानी अपनी कमाई का 25 पैसा अपने माँ बाप के लिए खर्चता हूँ। 25 पैसा मैं अपने बच्चों के लिए खर्चता हूँ। बच्चों के लिए आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो एक प्रकार का कर्ज देना है। कल वे अपना फर्ज समझ करके मेरे साथ करें न करें वो उनकी इच्छा, लेकिन मैं बच्चों के लिए आज जो कुछ भी कर रहा हूँ वो एक प्रकार का कर्ज देने जैसा है। 25 पैसा मैं अपने और अपनी पत्नी के, अपने परिवार के उपभोग में लगाता हूँ, और 25 पैसे को मैं धर्म कार्य में लगा करके भावी जीवन के लिए निवेश कर लेता हूँ। उससे मेरा जीवन संतुलित होता है। क्या दृष्टिकोण! आज बड़े बड़े निवेशों की चर्चा होती है। अरे भाई, कभी पुण्य का पूंजी निवेश करने की बात सोची? तुमने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खूब निवेश किया, कभी अपनी आत्मा के लिए कुछ निवेश करने का भाव रखा? आत्महित की दृष्टि जब तक विकसित नहीं होती तब तक जीवन में कोई सार तत्व हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आप एक तरफ संचित और एक तरफ अर्जित दोनों को सामने रखो, टैली करो। संचित से अर्जित बढ़ रहा है या घट रहा है? अर्जित भी तब जब कुछ करोगे नहीं तो वो भी माइनस में, अर्जन तो है ही नहीं, वह तो शून्य है। अपने जीवन में अच्छा उद्यम करने की बात सीखनी चाहिए, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए दुनिया के लोगों का जीवन कैसा होता है। पहाड़े तो आप लोग पढ़े ही हो, महाराज पढ़े क्या, पढ़ाते भी हैं, और एक दूसरे को पहाड़ा पढ़ाने में लोग बहुत माहिर है ना। पर आज मैं आपको पहाड़ा पढ़ाता हूँ। पहाड़ा, आपका पहाड़ा कैसा है और हमारा पहाड़ा कैसा है, दोनों को देखो। नौ का पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 18 को लिखते कैसे? 1 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 9 त्रिका
27, 2 और 7 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 पचे 45, 4 और 5 9 छक 54, 5 और 4 9 सते 63, 6 और 3 9, 9 अठे 72, 7 और 2 9, 9 नवा 81, 8 और 1 9 दहा 90 9। ये 9 का पहाड़ा है। हर हालत में 9 बना रहे। 9 वर्ष की उम्र में हमने अपने जीवन की शुरुआत 9 से की, जिस समय हमारे अंदर 9 के 9 अवगुण थे। 18 में आए तो 1 गुण हुआ, 8 अवगुण रहे। 27 में आए तो 2 गुण आया, 7 अवगुण रहे। 36 में आए तो 3 गुण आया, 6 अवगुण रहे। 45 में आए तो 4 गुण और 5 अवगुण। 54 में आए तो 5 गुण 4 अवगुण। 63 में आए तो 6 गुण 3 अवगुण। 72 में आए तो 7 गुण 2 अवगुण। 81 में आए तो 8 गुण 1 अवगुण। और 90 में आए तो 9 के 9 गुण अवगुण 0। ये जीवन की उपलब्धि है। कदाचित कुछ नहीं कर पाए तो 9 के 9 तो बने हो। ये हमारा पहाड़ा है। और थोड़ा अपना पहाड़ा भी देख लो। 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 एकम 8, 8 दूनी क्या हो गया? 1 6 क्या हो गया? 7। 8 से घट के क्या हो गया? 7 पे आ गए। 8 तिया 2 और 4, 7 से कहाँ गए? 6 पे। 8 चौके 3 और 2, 8 बचे कहाँ गए? 4 पे आ गए। 8 छक 4 8 12। अरे बढ़िया, 8 से 12 हो गए। 8 से 12 हो गए। नहीं, क्या हो गए? 8 छक 48, 4 8 12 3 है ना। 8 सते 56, 5 और 6 कितना बचा? 2। 12 से 11 में आ गए। अब 2 8 8 64, 6 4 10 1, 12 11 10। बस यही घट रहा है। उल्टे क्रम से जो चलेगा वो 8 के ही पहाड़े में फंसेगा। और ये 8 का ही पहाड़ा तो चल रहा है। ये तो 8 कर्मों का चक्कर है, अनादि से चलता आ रहा है। इसे बदलिए, 8 से 9 की ओर बढ़िए। जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी बैलेंस शीट को गहराई से देखने का प्रयास कीजिए। अच्छी बैलेंस शीट हो। हम कुछ करके जाएं, कुछ ले करके जाएं। इस दुनिया से जाएं तो भर कर जाएं, खाली होकर न जाएं। जिसे तुम आज तक भर रहे हो वो तो यहीं छोड़ के जाने हैं। पर जो भरने लायक है उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। जब तक उस तरफ दृष्टि नहीं होगी जीवन की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो बी से बैलेंस है। बैलेंस देखिए, अपनी इनर बैलेंस शीट को ठीक कीजिए। मानसिक संतुलन को बनाए रखने का अभ्यास कीजिए। भावना योग उसमें बहुत सहायक हो गए। मुझे कुछ और बातें करनी थी, समय हो गया। आने वाले दिनों में हो जाएगी। कैसे मानसिक संतुलन बनाना है किसी और दिन मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। और एक पूरा प्रवचन इस विषय पर होगा जब हम इस बात पर बात करेंगे। पर हमें बैलेंस को ध्यान में रखना है। अपने जीवन में सर्वत्र बैलेंस का हमें निर्वाह करना है। कहीं हम बैलेंस से बाहर ना हो, हमारा कहीं संतुलन न बिगड़े, सब कुछ संतुलित हो, तभी हम सुरक्षित होंगे और जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।